हेलो बच्चों, मैं संदीप तिवारी साइंस स्टडी सेंटर एंड यंग माइंड्स की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग बेटा क्लास 12th की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में फर्स्ट क्लास आज हम लोगों का है और उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का जो है वो, अगर आपने देखा होगा सॉलिड स्टेट तो जानते होंगे, अगर आप लास्ट के 1-2 सालों में अगर देखा होगा तो उसमें क्या है, सॉलिड स्टेट तो है नहीं। फर्स्ट चैप्टर की अगर बात की, सॉलिड स्टेट सीबीएसई में हटा दिया गया है। ओके, तो अभी हम लोग सेकंड टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा है सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, और सॉल्यूशन में अगर केमिस्ट्री की बात किया जाए तो केमिस्ट्री में इतना तो जानते ही होंगे, 11th में हम लोगों ने पढ़ा भी है। 3 पार्ट हो जाते हैं, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हो जाती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो जाती है। तो पहले तो हम लोग फिजिकल ही पढ़ते हैं क्योंकि फर्स्ट बुक हमारी जो है सीआरटी की जो फर्स्ट बुक है उसमें आपका फिजिकल से स्टार्ट किया गया है, तो फिजिकल से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, लेकिन उसके पहले इस सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने के पहले कुछ बातें, जैसे बेटा हम लोगों को मोल, हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपने जो पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर 11th का, तो उसमें आपको मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा। उसके बाद उसमें आपने कुछ चीज़ें पढ़ा होगा जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, जैसे मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शंस हैं, तो वो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन जब हम 12th में जाते हैं तो हम बहुत चीज़ों को मिस कर चुके होते हैं, लेकिन इन चीज़ों का एप्लीकेशन डायरेक्ट जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उनमें भी आता है और इससे भी छोटे छोटे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन के टर्म्स की बात करने जा रहे हैं। उसके बाद जो मेन पार्ट इस चैप्टर का है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उस पर हम लोग बाद में बात करते हैं आगे की वीडियो में। पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन के टर्म्स पर। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहां पर बात यह है बेटा कि पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चलिए तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा, इससे अगर देखा जाए तो आपके कंपटीशन लेवल पर चले जाओ, आप कंपटीशंस में आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। बोर्ड में तो कंफर्म है इससे क्वेश्चन, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, तो पता ही होगा। तो अगर बात किया जाए बेटा, पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन को अगर डिफाइन करना हो बेटा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो मिक्सचर तो जानते ही होगे आप, मिक्सचर आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा। मिक्सचर क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर हमारा 2 टाइप का हो जाता है। एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर हो जाता है, और एक हो जाता है हमारा हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस और हेटेरोजीनस 2 मिक्सचर हो जाते हैं। 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड को हमने मिला करके मिक्सचर बना दिया। अब मिक्सचर को हम 2 टाइप में कैटेगराइज कर रहे हैं। एक को बोल रहे हैं क्या, होमोजीनस, और एक को बोल रहे हैं क्या, हेटेरो। अगर बेसिक डेफिनेशन पे इनके बात किया जाए, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, जीनस मतलब ओरिजिन, हेटेरो मतलब क्या, डिफरेंट ना। होमो का मतलब हुआ, होमो और हेटेरोजीनस को अगर डिफाइन करना हो तो कहा जाता है व्हेन द
constituent particles are distributed uniformly, then mixture is known as homogeneous. And when constituent particles are mixed non-uniformly, then mixture is known as heterogeneous. सपोज करिए कि दो कंपोनेंट हमारे पास हैं, उनको हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे जिनको हमने मिक्स किया, अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे एरिया में, पूरे वॉल्यूम में इक्वल हुआ, यूनिफॉर्म हुआ, तो वो मिक्सचर कैसा हुआ? होमोजीनस हुआ। लेकिन अगर मिक्सचर जो हमारा है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जिनको हमने मिलाया, अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम हुआ किसी का, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब एग्जांपल की अगर बात किया जाए, सपोज करो हम शरबत बनाते, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। अब आप ये बताओ, आप शरबत बनाते हो, शुगर और वाटर को जब मिक्स करते हो, मिक्स करने के बाद जो आपका शरबत है वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, मिक्सचर है। क्या वहां पर ऐसा होता है कि कहीं पर शुगर की क्वांटिटी ज्यादा हो या कहीं पर शुगर की क्वांटिटी कम हो, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो? ऐसा तो होता नहीं है। पूरे एरिया में आपने कहा कि एक हमारे पास ग्लास है और उस ग्लास में हमने एक गिलास शरबत भरा हुआ है, तो ऐसा नहीं होता ऊपर वाले पार्ट में शुगर ज्यादा हो, नीचे वाले पार्ट में शुगर कम हो। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उनका? यूनिफॉर्म है। तो उस मिक्सचर को, सॉल्यूशन जो शरबत हमारा है, वो कैसा मिक्सचर हुआ? होमोजेनियस हुआ। लेकिन सपोज करो कि वाटर में हम सैंड को मिला दें, डस्ट को मिला दें, तो क्या सैंड के पार्टिकल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका? अगर आप 1 लीटर वाटर ले लो, उसमें सैंड डाल दो, तो सैंड डाल जाकर के नीचे सेटल हो जाएगी। क्या कहीं पर क्या होगा? सैंड की क्वांटिटी कहीं पर ज्यादा होगी और कहीं पर सैंड की क्वांटिटी नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो वो जो मिक्सचर बना, वो मिक्सचर कैसा हुआ? हेटेरोजेनस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो बेटा? व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली, then mixture is known as homogeneous. When distribution of constituent particles takes place non-uniformly, then mixture is known as heterogeneous. एग्जाम्पल हुआ आपका शुगर वाटर का। तो अगर होमोजीनस एग्जाम्पल की बात किया, जो होमोजीनस, तो मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। और यहां पे अगर बात किया जाए, वाटर और सैंड का जो मिक्सचर होता है, वाटर और सैंड का जो मिक्सचर होता है, वो कैसा एग्जाम्पल हुआ बेटा? H2O और सैंड का जो मिक्सचर हुआ, वो किसका एग्जाम्पल हुआ? हेटेरोजीनस का। ये बात क्लियर है। अब आते हैं हम अपने पार्ट पे, सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? कहा जाता है कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। क्या लिख रहा हूं मैं? द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट, more than 2 component is called as या known as solution। ये बेसिक डिफिनीशन हुई बेटा सॉल्यूशन की। मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस। अब आप शरबत की बात कर रहे हैं, तो शरबत में क्या होता है कि एक 2 बात हो जाती है, एक आपका वाटर हो जाता है, एक आपका क्या होता है? शुगर हो जाता है। तो सॉल्यूशन एक बात तो कंफर्म है बेटा कि होमोजीनस मिक्सचर हुआ। और अगर अब हम इतना तो आप लोग पढ़ते ही जानते ही होंगे कि किसी भी सॉल्यूशन के बेसिक लेवल पर अगर बात किया जाए, तो एक होता है हमारा क्या? सॉल्यूट, और एक होता है क्या? सॉल्वेंट।
सल्यूट और सॉल्वेंट। अब सल्यूट का किसको कहते हैं? कहते हैं कि जिसको डिजॉल्व किया जाता है, जो डिजॉल्व होता है वो क्या होता है? सल्यूट होता है। और जिसमें डिजॉल्व करते हैं वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। या एक जनरल बात हम और बोलते हैं कि जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको हम सल्यूट बोलते हैं, और जो हाई क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। ये जानते हैं हम लोग। अब इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है बेटा। सपोज करिए कि आपसे हमने कहा कि यार 1 लीटर वाटर है और उस 1 लीटर वाटर में हमने 100 ग्राम शुगर को डिजॉल्व कर दिया, मिक्सचर बन गया, सॉल्यूशन बना। कैसा मिक्सचर बना? सॉल्यूशन बना कैसा? होमोजीनियस हुआ। अब आपसे कहा कि 100 ग्राम शुगर 1 लीटर वाटर में, क्वांटिटी किसकी ज्यादा हुई? वाटर की। तो वहां वाटर किसकी तरह काम किया? सॉल्वेंट की तरह काम किया। और सल्यूट आपका कौन हो गया? वहां पर शुगर हुआ। लेकिन थोड़ा सा हम इसी को रिवर्स चले जाएं। सपोज करो बेटा कि 100 केजी शुगर हो और उस 100 केजी शुगर में हमने 1 लीटर वाटर डाल दिया। अब आप बताओ, जब आप 100 केजी शुगर में 1 लीटर वाटर डालोगे तो क्या होमोजीनियस मिक्सचर बन पाएगा? नहीं बनेगा। अब वहां पर एक कंफ्यूजन आता है कि वहां कौन सल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं बेटा, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑलवेज एडॉप्ट द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो उनमें से, जो जिनको हम मिक्स कर रहे हैं उनमें से जिसके भी नेचर को एडॉप्ट करेगा वही हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अब शरबत हमने बनाया, 1 लीटर वाटर में 100 ग्राम हमने क्या डाला? शुगर डाला। रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा? सॉलिड हुआ कि लिक्विड? भाई शुगर हमारा कैसा था? सॉलिड था। वाटर कैसा था? लिक्विड था। लेकिन जो मिक्सचर आया, जो सॉल्यूशन आया वो कैसा हुआ? लिक्विड बिहेवियर को शो कर रहा है। इसका मतलब लिक्विड कौन था? वाटर। तो वहां पर वाटर किसकी तरह हुआ? सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। लेकिन हमने अभी जो आपसे कहा कि अगर 100 केजी शुगर में 1 लीटर वाटर डाल दिया जाए तो जो मिक्सचर हमको मिल करके आएगा, मिलेगा हमको, उसका रिजल्टिंग नेचर क्या होगा? सॉलिड होगा। तो वहां पर सॉलिड कौन था? शुगर था। तो वहां पर शुगर किसकी तरह काम करेगा बेटा? सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। बात यही आकर के, जो हाई क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है, क्योंकि जो हाई रहेगा, जो ज्यादा रहेगा वही अपना नेचर देगा सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। क्लियर बात? अब यहां पर इस सल्यूट को हम अगर बात करें, अब एक बात और आती है बेटा, ये जो सल्यूशन होता है ये कई टाइप का हो जाता है। अभी तो आगे हम लोग बहुत क्लासिफिकेशन इसको क्लासिफाई करते हैं इसको, लेकिन सल्यूशन की अगर बात किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट चीजें हैं, आप इसको सुन भी सकते हो। एक हमारा होता है बाइनरी सल्यूशन। सुनिएगा, नाम सुनते जाइएगा। बाइनरी सॉल्यूशन, बाई का मतलब क्या होता है? 2। एक ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें 2 कंपोनेंट हो, शुगर और वाटर, वो कैसा है? बाइनरी सॉल्यूशन। उन दोनों का जो मिक्सचर है, शरबत हमारा जो है, शुगर और वाटर का जो मिक्सचर है वो कैसा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन अगर उसी सॉल्यूशन में हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया, साल्ट डाल दिया, यानी Cl डाल दिया, कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट हो गए। नमक, चीनी, पानी का घोल भी पीते हैं लोग गर्मी के दिनों में, जिसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, देखा होगा आपने, पिया भी होगा हो सकता है। तो उसमें कितने कंपोनेंट हुए? 3 कंपोनेंट हुए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइनरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और सपोज करो कि उन तीनों में, 3 जो कंपोनेंट थे उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दो आप, कितने कंपोनेंट हुए? 4। तो जब 4 कंपोनेंट हो गए, सॉल्यूशन तो है वो, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोला?
क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ये तीन कंपोनेंट के बेसिस पर कितने को मिला रहे हैं हम होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, वही उसके बेसिस पर बाइनरी, ट्राइनरी और क्वाटरनरी। लेकिन जो हम लोगों को सिलेबस में हमारे पढ़ना होता है वो हम लोगों को कौन पढ़ना होता है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना होता है बेटा, जिसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। क्लियर बात। एक थोड़ी सी यहां पर और हम करना चाहेंगे बात सॉल्यूट के बारे में। तो सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे थे बेटा, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। क्लियर। अब बात यहां पर एक आती है क्या, अगर सॉल्यूट की, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आगे आएगा बेटा, सॉल्यूट की बात किया जाए तो सॉल्यूट को हम चार तरीके से बोलते हैं, चार टाइप में क्लासिफाई कर देते हैं अगर सॉल्यूशन के बेसिस पे बात करें। एक होता है वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट। एक क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये बेटा आपको मिलेगा। फिर आपको एक मिलता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट मिलेगा, और एक आपको मिलेगा कौन सा, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, इलेक्ट्रोलिटिक और नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। वोलेटाइल का मतलब हुआ क्या, वोलेटाइल जो वेपराइज हो जाए, एक ऐसा सॉल्यूट जिसको हीट करने पर वो वेपर का फॉर्मेशन कर ले, वो कैसा सॉल्यूट होगा, वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। ठीक है। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब हुआ कि एक ऐसा सॉल्यूट जिसको हीट करने पर वो वेपर का फॉर्मेशन ही ना करे। क्या शुगर को हम हीट करेंगे तो वेपर बनाएगी, नहीं बनाएगी। सैंड को हीट करेंगे या सैंड या NaCl ले लो आप, नमक आपका, अगर उसको हीट करेंगे क्या वेपर बनाएगा, नहीं बनाएगा। इसका मतलब वो कैसा सॉल्यूट हुआ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हुआ। ठीक है। तो एग्जाम्पल थोड़ा अगर याद रखना हो तो जैसे एथेनॉल आपका इसका एग्जाम्पल, एथेनॉल को अगर हीट करोगे तो जाकर के वेपर बना देगा। बेंजीन आप ले सकते हो, बेंजीन को हीट करोगे तो क्या बनाएगा, वेपर बना देगा। लेकिन नॉन वोलेटाइल में अगर बात करें हम तो नॉन वोलेटाइल में क्या हो जाएगा आपका, नॉन वोलेटाइल में आपका हो गया कौन, शुगर हो गया, NaCl हो गया, साल्ट हो गया, NaCl हो गया, ये सब नॉन वोलेटाइल हो गए। इलेक्ट्रोलिटिक और नॉन इलेक्ट्रोलिटिक, थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट। आगे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टर्म आएगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। बस वही चीज यहां पर है, थोड़ा सा यहां पर आपके सॉल्यूशन पर जितना पार्ट आना है उस पर हम बात कर रहे हैं। क्या है बेटा कि द कंपाउंड ऑफ सॉल्यूट्स, कंपाउंड बोलो या आप सॉल्यूट बोल सकते हैं, यहां सॉल्यूट की बात करें, कंपाउंड में से यहां सॉल्यूट ही हुआ, कि द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूसेस आयंस, sorry, the compounds which produces ions in aqueous medium, which produces ions in aqueous medium called as electrolytic solute। अब जैसे बेटा एग्जाम्पल की हम बात करें, अभी हम NaCl की बात कर रहे थे, हम अगर MgCl2 की बात करें, जितने भी साल्ट हमारे हैं, हमारे एल्युमिनियम सल्फेट की बात करें या जितने भी साल्ट हम ले सकते हैं, अगर हम बात करें इनको वाटर में डालोगे बेटा, अगर NaCl को देखो तो क्या देगा, Na+Cl- वाटर में डालने के बाद ये अपने आयंस में क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, टूट जा रहा है। तो द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूसेस आयंस इन एक्वस मीडियम, एक्वस मींस वाटर में डालने के बाद अगर आयंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन सॉल्यूट को हम नाम क्या देंगे बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट देंगे। लेकिन वे कंपाउंड जो वाटर में डालने के बाद, एक्वस मीडियम में डालने के बाद आयंस प्रोवाइड नहीं कर रहे, इसका मतलब उनका आयनाइजेशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, वो हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे। अब यहां समझने वाली बात है, ये NaCl
NaCl वाटर मिला, आयन बना लिया। लेकिन अगर ऐसा कंपाउंड है जो वाटर में डालने के बाद या वाटर में डालने के पहले जैसे था उसी फॉर्म में रहे, किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहे, आयन न बनाए, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट। और इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटा, बड़ा कॉमन एग्जाम्पल हम लोगों को मिलना है आगे, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज। अगर इन सबको आप ले लो तो वाटर में डालने के बाद ये कभी डिसोसिएट नहीं होंगे, आयंस का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। क्लियर था बेटा? कहां से हमने स्टार्ट किया, वोलेटाइल जो हीट करने पर वेपर का फॉर्मेशन करेगा। नॉन वोलेटाइल कौन हुआ, जो हीट करने पर वेपराइज नहीं होगा, वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इवेपोरेट नहीं होगा। शुगर NaCl आपका हो गया एग्जांपल। इलेक्ट्रोलिटिक में बात किया कि वो कंपाउंड या वो सॉल्यूट जो वाटर में डालने के बाद आयंस प्रोवाइड कर रहा है, अपने कंपोनेंट आयंस में डिसोसिएट हो जा रहा है, उसे हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट कहा। और नॉन इलेक्ट्रोलिटिक में हमने क्या बोला कि जो वाटर में डालने के पहले और डालने के बाद उसी फॉर्म में रहे, किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा, आयंस नहीं बनाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट। क्लियर बात बेटा? तो ये बेसिक टर्म्स हमारे थे जिनको हम लोग ये आपको मिलेगा जब हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर जाएंगे। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में ये चीजें हमको दिखेंगी बेटा, ये हमको यूज करना होता, हमको पता होना चाहिए कि कौन इलेक्ट्रोलिटिक है, कौन नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है, क्योंकि वहां पर वांट ऑफ फैक्टर, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इन्वॉल्व हम तभी कर पाएंगे जब हमको इसका आइडिया हो। अब पता चला कोई मॉलिक्यूलर फेज में है और उसको हमने ये मान लिया कि ये वाटर में जाके आयन बना देगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो आप गलत कर जाओगे, आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा अब हम आते हैं इसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म्स पे। जो हमारा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स पे जा रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स पे। अब हम इसको शॉर्ट में थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि 11th में आपने पढ़ा है इसको, लेकिन इस पे हम बात करना चाहेंगे क्योंकि आप भूल चुके होंगे, बहुत सी चीजें मिस हो जाती हैं बेटा। अगर कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो इतने टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों को मिलते हैं। एक होता है परसेंट कंसंट्रेशन, कौन सा, परसेंटेज कंसंट्रेशन या परसेंट कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं। सेकंड है स्ट्रेंथ, क्या मिलेगा, स्ट्रेंथ, और इसी को हम लोग एक नाम और बोल देते हैं, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। थर्ड है हमारा बड़ा कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी। मोलैरिटी जिसको हम लोग याद करिए कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते रहे होंगे, या इसी को हम लोग मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं बेटा। फिर हमको एक मिलता है मोलैलिटी, मोलैलिटी, और मोलैलिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल m से, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, मोलल कंसंट्रेशन बोलते थे, मोलल कंसंट्रेशन। एक और बड़ा का इंपॉर्टेंट हम लोगों को मिलना है मोल फ्रैक्शन, क्या मिलना है, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग बेसिकली क्या, x शो कर देते हैं ना। अब यहां पर बात ये है बेटा, ये परसेंट कंसंट्रेशन जो है ये भी 3 टाइप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, इसको थोड़ा समझिए। एक होता है परसेंटेज वेट बाई वेट कंसंट्रेशन, दूसरा होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन, और तीसरा होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। समझिएगा बेटा। अब यहां पर इसको हम एक नाम और देते हैं, मास परसेंट कंसंट्रेशन भी बोलते थे। क्या बोलते थे, मास परसेंट कंसंट्रेशन। इसको हम लोग बोलते इसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन। इसको
वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन, वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन, और इसको परसेंटेज वेट बाई मास अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, इसको मास अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन, परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो इन्हीं को बेटा हम लोग पूरा डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग करेंगे इसको, क्या है ये। तो इसको हम हटा सकते हैं, एक एक हम चीज लेकर के चल रहे बेटा परसेंटेज कंसंट्रेशन को। लेकिन बेटा एक बात और समझने वाली है जो हम लोगों के लिए बड़ा डाउटफुल कंडीशन में आ जाता है, वो क्या है, वहां पर ये है कि हम ये भूल जाते हैं, हम ये मिस कर जाते हैं कि कहां पर हम सॉल्वेंट टर्म यूज करने जा रहे हैं और कहां पर हम सॉल्यूशन टर्म यूज करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, क्या जो भी टर्म हम ऊपर यूज करेंगे, सपोज करो कि हमने लिखा x अपान y, ध्यान से इस बात को मेरी समझ लीजिएगा, एकदम बेसिक चीज है, छोटी चीज है, लेकिन हम बहुत गलत करते हैं बेटा। x जो है, जो अपर वैल्यू है, वो हमेशा सल्यूट को ही रिप्रेजेंट करेगी हर कंसंट्रेशन यूनिट में। लेकिन जो y है ये या तो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी या तो ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगी। बात समझिए बेटा। अब मामला ये है कि ये हम क्यों बोल रहे हैं, इसको बताने की जरूरत क्या है। तो बेटा ये y सॉल्यूशन के लिए कब यूज होगा, जब हम बात किसकी कर रहे होंगे, मोलैरिटी की, कैपिटल M की। और सॉल्वेंट कब होगा, जब हम बात किसकी करेंगे, मोलैलिटी की बात करेंगे, मोलल कंसंट्रेशन की बात करेंगे। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बेटा, किसी बच्चे से आप पूछो, डेफिनेशन पूछो, वो सही बताता है, वहीं जाकर के गलत करता है कि वो क्या, कि जहां पर सॉल्वेंट बोलना होता है उसको एकदम कंफ्यूजन हो जाता है कि वो जहां सॉल्वेंट बोलना होता है वहां सॉल्यूशन बोल देता है, या जहां सॉल्यूशन बोलना होता है वहां सॉल्वेंट बोल देता है। सारी डेफिनेशन याद करने के बाद भी गलत हो जाती है, फार्मूले भी हम गलत करते चले जाते हैं इसी हिसाब से। अब बेटा अगर हम मोलैरिटी क्यों डिफरेंस है, इसको जानना जरूरी क्या है, आगे हम लोग बात तो करेंगे, लेकिन ये वैल्यू, ये चीज समझिए, ऊपर हमेशा सल्यूट, नीचे या तो सॉल्यूशन या तो सॉल्वेंट। अब हम बात करें इसकी मोलैलिटी और मोलैरिटी की, तो इसको हम लोग डिफाइन आगे करेंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कौन आया, सॉल्यूशन आया, पर लीटर आया, किसके लिए, मोलैरिटी के लिए। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आया किसके लिए, मोलैलिटी के लिए आया, पर केजी आया। लीटर था यहां पर सॉल्यूशन का, यहां सॉल्वेंट का क्या है, केजी है, मास है। क्लियर बात। अब यहां पर बेटा इसको हम ले चलते हैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के फर्स्ट पार्ट पर, जो हमने बोला कौन सा, परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट बात हम लोग कर रहे हैं बेटा परसेंटेज कंसंट्रेशन की, परसेंटेज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की। और इस परसेंटेज कंसंट्रेशन में फर्स्ट पार्ट हमने क्या बोला था बेटा, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट कंसंट्रेशन, या इसी को हमने क्या बोला था, इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, मास परसेंट कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे, मास परसेंट कंसंट्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, सॉरी, इसका मतलब क्या है बेटा, ये ऊपर वाला टर्म है, अब इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, परसेंटेज W बाई W। अब आप बताओ ये ऊपर वाला टर्म है किसको रिप्रेजेंट करेगा, सल्यूट को। ये नीचे वाला टर्म है किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूशन को। परसेंट, परसेंट का मतलब पर 100, 100 कौन होगा, मतलब लिमिट तो हो गई 100 की, कौन होगा, सल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ज्यादा होगा, मतलब 100 कौन होगा,
सॉल्यूशन होगा। अब ये बताओ दोनों वेट के टर्म में है कि नहीं है? सल्यूट के भी वेट की बात करना है, किसमें करना है? ग्राम में। और सॉल्यूशन के भी किसकी बात करना है? ग्राम में बात करना है। इसका मतलब अगर W/W कंसंट्रेशन को डिफाइन करना हो तो कहा जाता है क्या है कि द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन per 100 grams ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के पर 100 ग्राम में कितना ग्राम सल्यूट है वही उसकी क्या होगी? मास परसेंट कंसंट्रेशन या परसेंटेज वेट बाय वेट कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा। अब यहां पर बात यह है कि इसको हम कैसे यूज करेंगे आगे। सॉरी, चल अब इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको फार्मूले के फॉर्म में ले जाना हो तो क्या लिखेंगे बेटा? परसेंटेज वेट बाई वेट कंसंट्रेशन। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? फार्मूला क्या बन के आएगा? मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट किसमें होगा बेटा? ग्राम में, अपान मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा? ग्राम में, इनटू क्या? 100। ये बेटा फार्मूला है। अगर हमको सल्यूट का अमाउंट पता हो, सॉल्वेंट का अमाउंट पता हो, सॉरी सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का भी अमाउंट पता हो तो ऐड करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि W/W कंसंट्रेशन क्या होगी। लेकिन जनरल टर्म में जब हमको क्वेश्चन दिया जाता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे बेटा एक एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। सपोज करो कि एक सॉल्यूशन है, कहा गया उसकी कंसंट्रेशन 10% वेट बाय वेट है। उसकी कंसंट्रेशन क्या है? 10% वेट बाय वेट। अब 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर हमारे पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या डिजॉल्व होगा? सल्यूट डिजॉल्व होगा। 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या डिजॉल्व है? सल्यूट डिजॉल्व है। अब अगर यहीं पर क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछा जाए कि यार ये बताओ 10% वेट बाय वेट में का सॉल्यूशन है, 10% वेट बाय वेट का एक सॉल्यूशन है, उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट बताओ। क्या बताओगे आप? सल्यूट का अमाउंट तो दिख रहा है, सॉल्वेंट के लिए क्या करोगे आप? 100 माइनस 10 तो सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा? 90 ग्राम। तो अगर हमको सल्यूट का अमाउंट पता हो, सॉल्वेंट का अमाउंट पता हो या डायरेक्ट सॉल्यूशन का अमाउंट पता हो, लेकिन किसमें? ग्राम में, तो उसको हम सॉल्व करके उस सॉल्यूशन की W/W कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक और देख लो आप। सपोज करो, इसको हटा सकते हैं। अब यहीं पर बेटा हमसे बोला, एक और देख लो आप। सपोज करो कहा जाए, बताओ आंसर आप, 20% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन। यूरिया मतलब सल्यूट। अब इसका मतलब क्या समझाया आपने? आप क्या कहोगे? देखो यहां से यहां कहोगे आप कि सॉल्यूशन कितने ग्राम का है बेटा? 100 ग्राम का है। लेकिन उस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या प्रेजेंट है? यूरिया सल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर? तो हमको यूरिया की क्वांटिटी पता हो गई। और सपोज करो कि सॉल्वेंट पूछता, सॉल्वेंट सपोज करो वाटर होता तो वाटर की क्वांटिटी या वाटर का अमाउंट कितना हो गया? 80 ग्राम पता हो गया। क्लियर बात? तो कभी कभी क्वेश्चन में बेटा हमसे कह देता है, अब समझिएगा यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहेगा कि द मास परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इतना। द मास परसेंट, जैसा सपोज करिए कि कहा जाए द मास परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 10। मास परसेंट बोल दिया तो आप तुरंत दिमाग में बात आनी चाहिए कि मास परसेंट कहा, इसका मतलब 10 कहा, तो 10 का मतलब क्या? 10% W/W। क्लियर?
हमसे कहा मास परसेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का 40 है, तो आप 40 को ऐसे लिख लीजिएगा 40% W/W। इसका मतलब 100 ग्राम तो सोल्यूशन होगा, लेकिन उस 100 ग्राम के सोल्यूशन में 40 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सल्यूट प्रेजेंट है। अब वो यूरिया हो, ग्लूकोज हो, XYZ कुछ भी हो। क्लियर? दूसरी कंसंट्रेशन यूनिट जो हम लोगों के पास आती है बेटा, जो हम लोग परसेंटेज कंसंट्रेशन में बात कर रहे थे, वो कौन सी थी, परसेंटेज W/V कंसंट्रेशन, W/V कंसंट्रेशन। अब सुनिए, थोड़ा सा चेंज यहां पर हुआ है। ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सॉल्यूशन को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो हम लोग ग्राम लेकर के बात कर रहे थे वो ग्राम नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। लेकिन ये जो W है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को, लेकिन ये हमेशा किस में रहेगा, ग्राम में। इसका मतलब बस थोड़ा सा चेंज करना है बेटा। जो 100 ग्राम अभी हमने पीछे बोला, 100 ग्राम सॉल्यूशन बोला, वो 100 ग्राम नहीं होगा, ग्राम को हटा करके क्या बना दो, ml बना दो, वो बन जाएगा क्या, परसेंटेज W/V कंसंट्रेशन। तो अगर डिफाइन करना हो तो क्या बेटा, क्या बोलोगे आप, द अमाउंट ऑफ सल्यूट, सल्यूट किस में रहेगा, ग्राम में, प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। अब बेटा अगर इसको हम फार्मूला बनाएं तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन बताओ क्या निकल के आए, क्या लिखोगे आप, ऊपर वही रहेगा, मास ऑफ सल्यूट हो जाएगा, किसमें होगा बेटा, ग्राम में, अपान क्या हुआ, मास सॉरी अपान क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो ml में, परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको मिल जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए, हमको कैसे देगा, हमसे कहा कि 5%, समझिएगा बेटा, 5% वेट बाय वॉल्यूम, क्या मतलब निकला, सीधे पल नीचे आइए, आप क्या कहोगे इसको कि 100 ml का क्या है, सॉल्यूशन है, और उस 100 ml के सॉल्यूशन में 5 ग्राम क्या डिजॉल्व है, सॉल्यूट डिजॉल्व है। क्लियर? अब शरबत है, गिलास में आपके 100 ml शरबत है, अब आपसे पूछा जाए इस 100 ml के शरबत में, तो शरबत तो आपका वॉल्यूम हुआ ना, लेकिन अब पूछा जाए कि उस 100 ग्राम शरबत में कितने ग्राम शुगर डिजॉल्व है, तो आप बोलोगे क्या, 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व है। तो यहां से पीछे लास्ट के केस में जो हम लोगों ने बात किया, वहां पर क्या था कि सल्यूट और सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, तीनों के मास की बात कर रहे थे। यहां क्या हुआ, सल्यूट का तो मास है, लेकिन सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम है। क्लियर? तो ये सेकंड टर्न हुआ। अब एक इसी पर बेटा कन्वर्जन थोड़ा समय है, उसके बाद W/V पे मैं आ रहा हूं लास्ट में। पहले एक इसी पर हम लोग कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन क्या है बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन ये है, द मास परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज 10। मास परसेंट मतलब W/W दे दिया। What is the percentage W/V concentration if density of solution is
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 4 ग्राम पर ml। बेटा अभी इसका हम फार्मूला नहीं बना रहे हैं, अभी हम एकदम आपके क्वेश्चन पे बात करें, उसके बाद आप देखोगे फार्मूला बन जाएगा। बेटा ये बताओ हमको क्या दिया है, 10 वेट बाय वेट दिया हुआ है, इसका मतलब हमको 4% हमको 10% वेट बाय वेट दिया हुआ है, W बाई डब्ल्यू। और क्या दिया हुआ है हमको, हम डेंसिटी दिया हुआ है, D दिया हुआ है, क्या दिया है 4 ग्राम पर ml दिया हुआ है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज W बाई V कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है। तो ये बताओ बेटा, अगर हमको W बाई V चाहिए निकालना है तो हमको सॉल्यूट का वेट चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। यहां से क्या मिल रहा है हमारे पास, यहां पर हमको क्या मिला, हमारे पास यहां से मिला क्या कि 100 ग्राम का क्या है सॉल्यूशन, यही तो था बेटा। उसमें 10 ग्राम क्या डिजॉल्व है, सॉल्यूट। तो ये बताओ स्मॉल w, ये तो पता हो गया, सॉल्यूट का अमाउंट तो पता हो गया, हमको चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब आप ये बताओ, हमको सॉल्यूशन का मास यहां से पता है 100, हमको चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए। याद करिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़ा है। तो अगर V इज इक्वल टू लिखा जाए तो m बाई डी होगा बेटा। m कितना है आपका, 100 है, मास है, डेंसिटी दिया है कितना 4। अब बताओ वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, 25 ml हो गया कि नहीं हो गया, 25 ml हो गया, वॉल्यूम आ गया। अब आ जाओ आप W बाई वी, परसेंटेज W बाई वी कंसंट्रेशन अगर निकालोगे आप तो कितना, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया है बेटा 10 दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है 25 हो गया, इनटू क्या हो गया बताओ 100 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये आपका हो गया क्या 4, ये हो गया 40% वेट बाई वॉल्यूम, 40% वेट बाई वॉल्यूम। क्या किया समझ में आया बेटा, W बाई डब्ल्यू से हमको सॉल्यूट का अमाउंट पता हो गया, सॉल्यूशन का अमाउंट पता हो गया ग्राम में। हमको W बाई वी के लिए सॉल्यूट का मास चाहिए था, अमाउंट पता चाहिए था, यहां से मिल गया। और सॉल्यूशन का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो हमने D इज इक्वल टू m बाई वी लगा करके सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल के W बाई वी निकाल दिया। आप एक बात बताओ, जो W बाई डब्ल्यू है वो कितना है 10 और W बाई V कितना है 40। बेटा डेंसिटी कितना है 4। अब आप बताओ अगर W बाई डब्ल्यू को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो वही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो एक इतना करने से अच्छा ये है कि हम डायरेक्ट अब करना सीखें। क्या एक डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास बन के आ गया इससे, क्या कि अगर हमको परसेंटेज W बाई वी निकालना है, मान लो W बाई डब्ल्यू दिया हो तो परसेंटेज W बाई डब्ल्यू इंटू क्या कर देना D कर देना। क्लियर बेटा। अब W बाई डब्ल्यू ना दिया होता, ये दिया होता, ये करते तो डेंसिटी से डिवाइड कर देते, W बाई डब्ल्यू आ जाता। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। थर्ड जो हम लोगों के पास, ये सब अप्लाई होंगी चीजें बेटा, आगे हम लोग बात करेंगे, ये आपके सॉल्यूशन में जाते हैं। अब वहां पर मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन बोलता है, हम समझ ही नहीं पाते किसकी की बात कर रहा है, बहुत कंफ्यूजन होता है वहां पर। थर्ड थोड़ा सा देख ले, बहुत कम मिलता है ये थर्ड वाला केस, आपको बहुत रेयर मिलेगा। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। बेटा यहां पर एकदम सिंपल सी चीज है, इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन। बताया था आपको। ऊपर वाला टर्म ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को। नीचे वाला टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सॉल्यूशन को। दोनों वॉल्यूम है तो ये भी किस में होगा बेटा, ml में, और ये भी किस में होगा, ml में। अब याद करिए फर्स्ट केस में W बाई डब्ल्यू में दोनों का वेट W ग्राम लिया। दूसरे केस में क्या हुआ,
सल्यूट का तो ग्राम हुआ, वेट हुआ, लेकिन सॉल्यूशन का क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ ml में। थर्ड केस में हम बात कर रहे हैं दोनों का क्या लेने जा रहे हैं, वॉल्यूम ml में। अब आप अगर इसको डिफाइन करना चाहो तो कहा जाता है कि द अमाउंट ऑफ सल्यूट, लेकिन किस में बेटा, ml में, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml के सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट डिजॉल्व है। तो अगर फार्मूला बनाना चाहें बेटा क्या मिलेगा, फार्मूला हमारे पास बन के आ जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, किसमें होगा, ml में, अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें होगा बेटा, ml में इंटू 100। इतना करके हम V बाई V निकाल सकते हैं। और ये सब लोगों ने जिंदगी में देखा ही होगा, हो सकता है जनरल लाइफ वैसे भी देखते हो आप, जितनी भी दवाएं आती, सिरप्स आते हैं, उसमें आप देखो कभी तो जैसे कफ सिरप आता है, जैसे कफ सिरप आपका कोरेक्स होता है, बेनाडिल, ये सब होते हैं, आपके देखा होगा। या शराब जो होती है, अल्कोहल जो होती है, उसमें आप कभी देखो तो जैसे लिखा रहता है कि सपोज करो कि 48% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा है, सपोज करो शराब है उसमें लिखा हुआ है 48% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जो बॉटल में वाइन होती है हमारी, उसमें 100% अल्कोहल नहीं होता, उसमें वाटर होता है, अदर कंपोनेंट होते होंगे, लेकिन अल्कोहल की क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर 48% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोला, इसका मतलब अगर 100 ml वाइन है ग्लास में, 100 ml, तो उस 100 ml में 48 ml क्या प्रेजेंट है, इथेनॉल। इथेनॉल समझ रहे हो, अल्कोहल। ये है, देखा होगा जितने भी कप सिरप आते हैं आपके, कप सिरप में, या आप देखो कोई भी सिरप आप देखो तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए होते हैं सिरप में, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट दिए रहते हैं उसमें लिखता है 0.2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो 0.2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि अगर जो सिरप है, सिरप की बोतल है, अगर उसमें 100 ml सिरप है, तो उस 100 ml सिरप में 0.2 ml क्या प्रेजेंट है, जो भी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो ये हुआ। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन में हम लोग बात कर रहे थे, तो 3 पार्ट हम लोगों ने बात किया, W बाई W, W बाई V और परसेंटेज V बाई V की। इसके बाद एक जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट आ जाता है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसी को हम लोग बोल देते हैं ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। तो आज हम लोगों ने बेटा स्टार्ट किया इसको, आज इसी पर हम रोक रहे हैं इसको, कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसी से। थैंक यू बेटा।